नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया की स्पेशल कवरेज पुतिन इंडिया विजिट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे पहलुओं पर। जैसा कि आपको पता है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल शाम को भारत पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास में उनका एक सरप्राइज डिनर हुआ, जिसके बाद थोड़ी बहुत चर्चा हुई। लेकिन आज का दिन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी डिफेंस डील आज भारत करने वाला है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कर्नल अनिल भट्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, शुक्रिया। सर, एक आम सिंपल सी भाषा में मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि क्या क्या डिफेंस डील आज हो सकती हैं रशिया और इंडिया के बीच में, और ये किस तरीके से भारत के लिए एक मजबूत स्थिति है। मैं एक तो ये जो बहुत कुछ हम देख रहे थे इंडिया रशिया रिलेशनशिप, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितनी लेट्स से ट्रम्प ट्रबल्स में ट्रम्प जी ने बहुत बहुत उनको तकलीफ हो रही थी कि हमारा लेन देन रशिया के साथ इतना है और तेल हम बहुत ले रहे हैं, बहुत कुछ। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि हम अपनी जो हम समझते हैं हमारी दो इंडिया और रशिया में जिस तरह की रिलेशनशिप होनी चाहिए उसको हमने कायम रखा। और हमने दबाव के बावजूद भी हम झुके नहीं। जी हाँ, हम दबाव में नहीं आए जी। और कितनी ट्रम्प ने टैरिफिकेशन शुरू कर दी है, टैरिफ्स की, वो भी सह ली हमने। और उसमें जब भी मिस्टर नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन का जब भी कुछ इंटरेक्शन होता था, उससे बहुत उसमें कोई शक नहीं था कि ये रिलेशनशिप की नेचर क्या है। जी। और अब जो हम देख रहे हैं इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर हैरानी हो रही है तो मैं कहूंगा कि इट्स अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, बिकॉज जो कुछ हमने वेपन सिस्टम्स के बारे में सुन रहे हैं वो मेरे ख्याल मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। अभी तक जो हम सुन रहे हैं, आर्मी से शुरू करें, T-90 टैंक्स। जी। क्या है सर ये T-90 टैंक क्या है और भारत के लिए क्यों जरूरी है? बॉर्डर को ये कैसे सुरक्षित रखेगा आने वाले समय में? T-90 इनका देखिए, शुरू से हमारे इनके पास ये चौथा टैंक है। 1971 के पहले से इनके T-54, T-55 टैंक्स ये वो हैं जो हमने 1971 में इस्तेमाल किए जी। और काफी कारगर असर था इनका पाकिस्तान के बहुत मॉडर्न पैटर्न टैंक्स के खिलाफ। जी। और तकरीबन काफी देर के बाद T-72 आया और ये लेटेस्ट है T-90। ये इन टैंकों की खूबी क्या है कि ये ज्यादा, इनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है जी। तो जमीन पे इनका जो छुपना, छोटे छोटे जो जमीन में के फोल्ड्स होते हैं उनमें छुपना आसान है। और इनकी जो गन है और आर्मर प्रोटेक्शन है बहुत ही आले दर्जे की है। जी सर। मैं खुद आर्मर कोर का हूं और मैंने ये चारों टैंक T-54, T-55 और T-72 को चलाया है और उनकी फायरिंग भी की है। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कारगर टैंक है। अच्छा सर, ये किस टैंक का रिप्लेसमेंट हो सकता है? अभी भारत जो टैंक यूज कर रहा है वो कौन से हैं और किस तरीके से? ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये जो हमको कुछ और चाहिए थे T-90, ये वो हैं। जी। तो सर, लगभग इनकी संख्या कितनी हो सकती है, कितने मिल सकते हैं भारत को?
हमारे पास देखिए 60 से ऊपर रेजिमेंट्स हैं, एक रेजिमेंट में 45 टैंक होते हैं, जी और कुछ इससे ज्यादा हम रखते हैं जो रिजर्व के तौर पे। जी अच्छा, अभी नेवी के पास एक तो आर्कटिक एक्सेस टू द आर्कटिक एंड सबमरीन, न्यूक्लियर जी पावर्ड सबमरीन, जी। ये है। कुछ और भी शायद होंगे आइटम्स, इसके लेकिन अलावा मैं सर S-400 और सारी हम खरीदने वाले एस हैं, फोर S-500। हंड्रेड एंड एस फाइव हंड्रेड दोनों। जी। तो एस ये फोर सर हंड्रेड का रेंज है। S-400 जो जैसा कि मुझे याद है 2018 में भारत की पहली बार डील हुई थी S-400 को लेकर रशिया से, तब वेस्टर्न प्रेशर इंडिया पर बहुत ज्यादा था। बहुत दुख हुआ था। बावजूद इसके रशिया ने देर नहीं की थी भारत को S-400 देने में, और ना ही यूएस के किसी प्रेशर को उन्होंने एंटरटेन किया था। नहीं नहीं, बहुत बहुत प्रेशर था, बहुत इसका यूएस को बहुत दुख हो रहा था इसका, और बहुत प्रेशर डाला उन्होंने। जी लेकिन हमें फिर से हम इतना कह सकते हैं कि वी वी डेल्ट विद चैलेंज आई थिंक क्वाइट वेल। हमने जी और उन दिनों में यूएस की जो हमारी क्वाड के साथ, क्वाड का जो रिश्ता एक शुरू हुआ था, उसमें उसमें इतना बहुत ऑब्वियस हो गया कि इंडियन नेवी वगैरह की जो जो पोटेंशियल है वो क्वाड के लिए बहुत ही वैल्यूबल है। जी। तो आ, इसमें ये इस रिलेशनशिप को एक एक दो राशन परचेस की वजह से खराब करना, ये जी मेरे ख्याल यूएस ने उन दिनों में अकलमंदी समझी। जी। हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, कर्नल संजीत सिरोही। सर बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया में। सर इतनी बड़ी डील होने वाली है, ये मेगा डील होने वाली है, ये पार्टनरशिप भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है वर्तमान समय में, जब हमने हाल ही में पाकिस्तान से एक युद्ध लड़ लिया है और चाइना के साथ हमारी टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, जो कौल साहब अभी भट्ट साहब ने बताया है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए देखिए, जी इस टाइम अगर आप पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि पुतिन साहब भारत में आए हैं, रशिया के ऊपर सबसे ज्यादा मैक्सिमम सैंक्शंस लगे हुए हैं इस टाइम, जी और भारत के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगे हुए। तो ये दोनों देश जो है, अमेरिका की जो दादागिरी है, दोनों उस दादागिरी से परेशान है। और क्योंकि दोनों दादागिरी से परेशान है, तो ये लाजमन है कि दोनों देशों को इकट्ठा आना जरूरी है और आना भी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जैसे आप ये पुतिन साहब आए, इसमें दो मेन मुद्दे हैं, एक ट्रेड का मुद्दा है और एक दूसरा डिफेंस का मुद्दा है। जी ट्रेड का मुद्दा ये है कि हमारा जो रशिया के साथ जो ट्रेड है वो तकरीबन $69 बिलियन का है, और इसको हमारी कोशिश है कि 2030 तक हम इसको $100 बिलियन तक ले जाएं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत का जो है, ये जो हमारा जो ट्रेड है ये रशिया के फेवर में है, तकरीबन 93% जो है रशिया के फेवर में है। इसका मतलब ये है कि हम रशिया से ज्यादा खरीदते हैं और रशिया हमसे कम खरीदता है। तो इसको बैलेंस आउट करने की जरूरत है। मुझे ये लगता है कि पुतिन साहब और मोदी जी दोनों मिलकर इसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत के ऊपर सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं, तकरीबन 50% टैरिफ है। तो उसको नेगोशिएट, उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत को अपने एक्सपोर्ट जो है और देशों की तरफ देखना पड़ेगा। भारत ने बड़ी कोशिश की है यूरोप में अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने की, अफ्रीका में अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने की, और इसी तरीके से रशिया में अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने की, ताकि जो हर्जाना हमको भुगतना पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के टैरिफ से, उसको हम कम से कम जो है एटलीस्ट न्यूट्रलाइज कर सके। हम कर रहे हैं, हर हफ्ते कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको जो है इसका बड़ा असर पड़ रहा है। नंबर दूसरी चीज है डिफेंस डील। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये देखा है कि भारत जो कामयाब हुआ वो दो चीजों से कामयाब हुआ। एक ब्रह्मोस मिसाइल जो कि रशिया ने हमको दी थी, टेक्निक उनकी थी लेकिन अब भारत में बनती है, और दूसरा S-400, ताकि भारत पाकिस्तान की तरफ से कोई भी, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे मिसाइल हो, उनको हमने आने नहीं दिया। तो हमने ये दो मेन लेसन सीखे हैं। उसी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम और S-400 खरीदें, क्योंकि अब हमको ये देखना है
कि हम जो है, जो हमारे जो पुराने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे रावत साहब, उन्होंने 2.5 फ्रंट की बात की थी, लेकिन अब 2.5 फ्रंट नहीं है, अब 3.5 फ्रंट हो गया है। और जी वो 3.5 फ्रंट क्या है? एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है और तीसरी तरफ बांग्लादेश है। तो 3 तो फ्रंट ये हो गए, और आधा फ्रंट है जो हमारे अंदर डॉक्टर साहब बैठे हुए जो लाल किले में ब्लास्ट कराते हैं। तो अगर जी इन तीनों फ्रंट पे हमने अगर अपने आप को मजबूत करना है तो हमारे लिए S-400 और यहां तक कि S-500 जरूरी है। तो ये दोनों चीजें मेरे को लगता है कि S-400 और लिए जाएंगे, उनके बेहतर लिए जाएंगे, इंप्रूव वर्जन लिया जाएगा, और S-500 की भी बात हो सकती है। जी अब तीसरा जो सबसे जरूरी चीज है वो है जो S-57 जो है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को अपने J-35 देने का विचार किया है। तकरीबन 40 जो है उनको विमान मिलेंगे। तो अगर पाकिस्तान के पास, क्योंकि J-35 एक स्टेल्थ फाइटर है, यानी 5th जनरेशन फाइटर है, अगर पाकिस्तान के पास ये आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है कि भारत जो है रशिया से S-57 खरीदे। अभी लेकिन इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए थे, प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, जी जी उन्होंने ऑफर किया था कि हम F-35 देंगे। लेकिन F-35 और जो S-57 है, हालांकि F-35 उससे काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन हम अमेरिकन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। S-57 जो है वो इतना बेहतर नहीं है मुकाबले में F-35 के, लेकिन हम रशियंस के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का कुछ पता नहीं है। हमको F-35 दे रहे, एक तो बहुत महंगा है, उसकी मेंटेनेंस ज्यादा है, और कल हमको स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़े तो हो सकता है जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वो हमको स्पेयर पार्ट्स एंड वक्त में मना कर दे। और ऊपर से हो सकता है सर कि टेक्नोलॉजी भी शेयर ना करे, जिससे भारत आने बिल्कुल वाले नहीं समय करेगा, में दो चार हो बिल्कुल नहीं करेगा। अमेरिका की ये पॉलिसी है कि अमेरिका कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता। उसका ये मानना है आपको खरीदना आप खरीदिए, हम टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे। बनस्पत रशिया हमको हवाई जहाज भी देगा, उसकी टेक्नोलॉजी भी देगा, और हमको लाइसेंस भी देगा यहाँ पे बनाने के लिए। तो मेरा ये मानना है पुतिन साहब, और शायद मेंटेनेंस के लिए भी, जो भी दूसरे देशों उसके लिए उसके लिए मेंटेनेंस के लिए भी बात चल रही है। मेंटेनेंस जिन देशों को, दो और देश हैं जो जिनको ये हवाई जहाज दिया जा रहा है, उनकी मेंटेनेंस भी हमारे से की जाएगी। जी तो ये एक एक्स्ट्रा क्लॉज है जो सबसे पहला जो मेक इन इंडिया का था नमूना, वो ब्रह्मोस था। जी और कर्नल सिरोही सर से मेरा एक सवाल है सर, मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी शेयर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है डिफेंस के फील्ड में? देखिए, कोई भी आप हथियार लेंगे, कोई भी इक्विपमेंट लेगा, उसका रेगुलर मेंटेनेंस चलती रहती है, उसकी जो है वीकली मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस, ईयरली मेंटेनेंस चलती रहती है। और उस मेंटेनेंस का शुरू में हमको क्या करना होता है, हमको जहां से हम लेते हैं उनकी हमको मदद चाहिए होती है, क्योंकि शुरू में हमारे जो जवान होते हैं या हमारे जो टेक्नीशियंस होते हैं वो उस इक्विपमेंट के अंदर इतने एडवांस नहीं होते कि उसको दुरुस्त तरीके से मेंटेन कर सके। और मेंटेनेंस अगर आप देखेंगे, अगर आप मेंटेनेंस खुद नहीं कर रहे और आपको जो है उन्हीं से मेंटेनेंस करानी है जिनसे आपने खरीदा है, तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, और गारंटी नहीं है वो एन वक्त में आपकी मदद करने के लिए मेंटेनेंस करेंगे कि नहीं करेंगे। अब जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को बोल रखा है कि F-35 आप जो है भारत के F-16 है भारत के खिलाफ यूज नहीं करेंगे, वो करता है, वो बात अलग है। तो अमेरिका स्टिपुलेशन लगा देता है कि आप इसको जो है इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो भारत नहीं चाहता कि कोई भी हम एक तो खरीदे और फिर हमको डिक्टेट करे कहां पे हमको इस्तेमाल करना है। ये तो वही बात हो गई कि बंदूक तो है लेकिन चला नहीं सकते। दूसरी चीज है, जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, अगर हम टेक्नोलॉजी, आप देखिए राइफल्स के केस में, मुझे नहीं पता लेकिन अफवाह ये उड़ी थी कि राइफल्स का केस जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कोड जो था फ्रांस ने कोड देने से मना कर दिया था। अब बाद में कोड दिया कि नहीं दिया उसकी अभी पुष्टि नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि रशिया इज ए मोर ट्रस्टवर्दी। उनके हथियार उतने आधुनिक नहीं होंगे जितने अमेरिका के हैं, लेकिन हमको ये भरोसा है कि कल अगर हमको हथियार चाहिए, उनके स्पेयर पार्ट चाहिए, उनकी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो रशिया हमारे साथ खड़ा रहेगा, अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा रहेगा। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब का रवैया है, सुबह कुछ बोलते हैं, सुबह कह देंगे हाँ मैं दूंगा, शाम को हो सकता मना कर दे।
जी, कर्नल भट्ट साहब से मेरा एक सवाल है सर, मेंटेनेंस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा आने वाले समय में? बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जो जिन जिन देश को ये इक्विपमेंट दिया है, वो उनकी वो जो हमसे मेंटेनेंस कराएंगे तो हमारी कमाई है वो। जी, मैं फिगर्स में तो मैं जा नहीं सकता, लेकिन जिस देश का भी ये जितने हवाई जहाज उनके हम मेंटेन करेंगे, उसी हिसाब से उसकी पेमेंट होगी। जी, और ये जब एक बड़ी बहुत ही अच्छी बात जो हमने यहाँ जिक्र करनी चाहिए कि जब ब्रह्मोस का डिसीजन हुआ, जी, 10 साल के यूएसएसआर के ब्रेकअप के 10 साल के बाद वाजपेयी साहब और व्लादिमीर पुतिन ने जब ये इकट्ठा होके ये डिसीजन पे पहुंचे, जी, तो इसका ये था कि अब इट विल बी नॉट merely a buyer to seller, it will be a joint venture in which कट्ठा बनाएंगे और कट्ठा उसको मार्केटिंग भी उसकी हमारे जो वी कैन लुक फॉर कस्टमर, दे कैन लुक फॉर कस्टमर्स। जी, और ये एक बहुत ही बहुत ही बढ़िया नमूना था, एक एग्जाम्पल था ऑफ जॉइंट जॉइंट वेंचर का। जी, कर्नल सिरोही साहब, S-400 का हमने जलवा देखा है मई में पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस पर, उन पर अभी तक मेंटेनेंस चल रहे हैं। तकरीबन 6 महीने हो गए हैं भारत पाकिस्तान के उस छोटे से युद्ध को जो पहलगाम अटैक के बाद चला था। अब हमारे पास S-500 होने वाली है। ऑब्वियसली पश्चिम के पेट में दर्द होना लाजमी है। S-400, S-500 दोनों में अंतर क्या है? S-500 कितनी और ज्यादा प्रिसाइज है, पावरफुल है और कितनी डेडली है? देखिए, जो भी कोई वेपन जब इम्प्रोवाइज होता है तो वो पहले वाले से ज्यादा अच्छा होता है। रेंज इसकी ज्यादा है। एग्जैक्टली मेरे को इसके बारे में मालूम नहीं है कि इसकी 400 किलोमीटर है, वो 500 और उससे थोड़ा बढ़ के। जी, तो इसलिए ये बेहतर है और जिसकी रेंज भी बेहतर होगी और इसकी जो है जो इफेक्टिवनेस होगी वो भी बेहतर होगी। और ये हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये पाकिस्तान का नहीं है। हमको सिर्फ एक पाकिस्तान इज नॉट ए थ्रेट। हमको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान तो हम S-400 से कल अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके अगर हमारे ऊपर हमला करते हैं तो उस समय हमको अपने लिए जो हथियार पूरे के पूरे तैयार रखने हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि कभी ना कभी चाइना के साथ भारत का युद्ध होगा ही होगा। क्योंकि जब तक चाइना को ये लगेगा नहीं कि भारत अब उतना ताकतवर हो गया है कि चाइना को जो है एक डिटरेंस जब तक उनको नहीं होगा कि अभी भारत के ऊपर हमला करने का मतलब है हमारा भी उतना ही नुकसान होगा जितना, तो इसलिए हमको पूरा तैयार रहना। और उसके लिए मुझे लगता है कि हमको S-400 और S-500 दोनों की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हमको पाकिस्तान के अगेंस्ट भी रखना है, चाइना के अगेंस्ट भी रखना है और बांग्लादेश के भी अगेंस्ट रखना है। और अभी तो ये है कि ये तुर्की का भी इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा हो गया है साउथ ईस्ट एशिया में कि वो जो है पाकिस्तान को भी हथियार दे रहा है, बांग्लादेश को भी हथियार दे रहा है। तो इसलिए जो आने वाला समय है भारत के लिए हमको तैयार रहना, उसके लिए हमको S-400 और S-500 दोनों की सख्त जरूरत है। कर्नल सिरोही साहब, आपसे एक और सवाल है मेरा, इस डील में आपको क्या मिसिंग लग रहा है कि क्या और बेहतर भारत के पास डिफेंस इक्विपमेंट हो सकते थे? देखिए, जहां तक सवाल इस चीज का है, डिफेंस इक्विपमेंट हमारे जो है जो सबसे बड़ी हमारी जो कमजोरी जहां पे मेरे को लगता है वो हमारा एयरफोर्स के जब तक हमारे जो ये जो हमारा अपना जहाज जब तक नहीं आ जाता है और जब तक ये हमारा जो तेजस जो हवाई जहाज है जब तक ये पूरी तरीके से एयरफोर्स को नहीं मिल जाता, वो एक गैप है। इस गैप को पूरा करने के लिए हमको जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है, क्योंकि इंडिजिनियस प्रोडक्शन जो है जितना HAL ने बोला था जितनी जल्दी से वो सप्लाई करेंगे वो सप्लाई नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, जो अमेरिका से जो इंजन आने थे उनके गैस उसके इन जहाजों के, उसमें भी डिले हो जाती है। तीसरा, जो हवाई जहाज अभी हेलीकॉप्टर आने थे वो जो है तुर्की ने एयर स्पेस देने से मना कर दिया। और जो है जब ये ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में
तो हमारे हवाई जहाज जो हेलीकॉप्टर्स थे वो अमेरिका से चल पड़े थे, लेकिन वो जब इंग्लैंड पहुंचे, यूके पहुंचे, तो उस समय तुर्की ने मना कर दिया कि हम अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे इन हेलीकॉप्टर्स को ले जाने के लिए, इसलिए वो यूके से वापस अमेरिका चले गए। तो इसलिए जो सबसे मेरे को लगता है जो जहां पे हमको और ज्यादा इस चीज की तवज्जो देने की जरूरत है, वो है कि हमको जल्दी से जल्दी S-57 जो स्टेल्थ हवाई जहाज है, जो फाइटर जेट है, उसको जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, ताकि ये जो हमारी स्क्वाड्रन्स हैं, तकरीबन 40 स्क्वाड्रन्स है, MiG-21 के जाने के बाद एक बहुत बड़ा गैप है, और उस गैप को हमको जल्दी से जल्दी कवर करना चाहिए। चाहे वो हम राइफल्स खरीदे, S-57 खरीदे, F-35 खरीदने का तो कोई मतलब नहीं। राज जी। जी सर, इसमें एक चीज और मैं देख पा रहा हूं कि जो हमारा हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक झड़प हुई थी, एक छोटा सा युद्ध हुआ था, इसमें बड़ी तादाद में ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था। पाकिस्तान ने मेड इन टर्की ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिनको हमने S-400 और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मार गिराया। लेकिन क्या इस डील में ड्रोन्स का ना होना एक बड़ा मिसिंग फैक्टर है? देखिए, ड्रोन्स का जहां तक सवाल है, रशिया खुद ड्रोन जो है ईरान से लेता है, तो रशिया के कोई ड्रोन्स लेने की इतनी हमें आवश्यकता नहीं है। इजराइल के साथ हो सकता है हमारी ऑलरेडी डील चल रही हो, और ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जो भारत जो उसको पूरा ना कर सके। तो मुझे लगता है कि ड्रोन्स की जो है आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा, ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं, आप रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की देखिए, वहां पे कितने तादाद में जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। आप जो है गाजा में और इसमें इजराइल की लड़ाई देखिए, ईरान की लड़ाई देखिए, ड्रोन्स का बहुत महत्व जो है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजी है और इतनी तेजी से हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं कि हमको, मुझे नहीं लगता कि रशिया के साथ हमको, क्योंकि जितना आप इंपोर्ट करेंगे उतना ही आपको इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। तो कोशिश, हम आत्मनिर्भर भारत को अगर बनना है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमको बनाए, और जो हम नहीं बना सकते उसकी टेक्नोलॉजी ले और बनाए, लेकिन भारत में ही, ताकि हमारा जो है इंपोर्ट का बिल कम हो और हम खुद बना के फिर इसको एक्सपोर्ट करें। जिस तरीके से हम अब ब्रह्मोस मिसाइल भी जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हमने फिलीपींस को दिया है, इंडोनेशिया से हमारी बातचीत चल रही है, वियतनाम से बात चल रही है, और उसी तरीके से जो है अर्मेनिया और ग्रीस वगैरह से बात चल रही है। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि ड्रोन की जो है इतनी बड़ी कमी हमारे पास है, हम इसको खुद देख सकते हैं। जी सर, बहुत ड्रोन को लेकर आपने काफी डिटेल में बताया। इधर मैं कर्नल भट्ट सर से एक चीज और पूछना चाहूंगा। सर, रूस के भले ही पेट में दर्द, माफ कीजिएगा, यूएस के भले ही पेट में दर्द हो रहा है इस डील को लेकर, और आगे भी वो ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा, जहां तक जिस तरह का उसका पैटर्न रहा है। भारत और रूस को जितनी बार वो करीब देखता है, उसके हमेशा से ऑब्जेक्शंस रहे हैं। ऐसे में टैरिफ भी यूएस लगा चुका है पहले ही, लेकिन इसके ठीक पहले, जब उसको पता है कि भारत और रशिया के बीच में बड़ी डिफेंस डील हो सकती है, बावजूद इसके ठीक 2 हफ्ते पहले ही अमेरिका भारत के साथ एक 92.8 मिलियन की बड़ी डिफेंस डील करता है। ये क्या दोनों तरफ से भारत की एक बैलेंस कूटनीति हम कह सकते हैं कि हमारा रशिया हमेशा से बहुत अच्छा स्ट्रांग पोजीशन वाला दोस्त रहा है, जिसने हमेशा हर मोड़ पर हमारा साथ दिया है, लेकिन साइमल्टेनियसली हम यूएस को भी साधने में कामयाब हैं। देखिए, यूएस के साथ हम काफी असर्टिव रहे हैं। अब जी, जब से ऑपरेशन सिंदूर, ये 88 घंटे का जो हमने ये युद्ध चलाया, इसमें बहुत ज्यादा ये इंडाइजेशन हुई, सारे वर्ल्ड को बहुत हैरानगी हुई। हमें तो, हम खुशी से कह सकते हैं, हम खुद जो एज स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट लिखते रहते हैं, हम कहते रहते थे कि हमारे पास ये कमी है, वो कमी है, ये पूरी होनी चाहिए। हमने अब सिंदूर में देखा ये कमियां पूरी हुई, और बहुत ही अच्छी तरह पूरी हुई हैं, और बहुत ही इसका क्या कहते हैं, बहुत पेट में दर्द हुई, पर पर्टिकुलरली यूएस को ट्रंप को अलग हुई, यूएस को अलग हुई। लेकिन इनके साथ एट सम स्टेज
यूएस ने भी रियलाइज किया टैरिफ्स वगैरह लगाने के ठोकने के बाद कि हम इस तरह का देश नहीं है कि जिनसे नाता काटा जाना चाहिए। जी। और हम भी आफ्टर कुछ भी कहो, इस हम इतना नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में इन्होंने 7th फ्लीट भेजी थी। जी सर, और भेज के थोड़ा जो यूएस ने हमें मिसाइल दी है, जब उनको रियलाइज हुआ कि रशिया उन दिनों के उनकी बैकिंग है, रशिया की बैकिंग है हमारे पास। और नेवल चीफ ने अपने ऑफिसर्स कमांडिंग जो जितने जहाज थे उनके कैप्टन को इंस्ट्रक्शंस दी कि इफ दे कम टू क्लोज कॉल दैट कैप्टन ओवर फॉर अ ड्रिंक। जी। ये उनका, तो वो ये इनसे यूएस से इतना, और हम जो कुछ ले रहे हैं इससे ज्यादा हमें लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे सिनोई ने भी बताया कि जो हमारी अच्छी जरूरत एयरफोर्स के लिए पूरी हो रही है इससे सुखोइस के साथ, 5th जनरेशन सुखोइस के साथ। जी सर, जो यूएस ने हमें मिसाइल दी है जेवलिन, ये कितनी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए इस वक्त में? ये देखिए, भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। जी। और हमने अपनी मिसाइल्स को डेवलप किया था ऐसे टाइम पे जबकि हमारे कोई सैंक्शंस की कोई कमी नहीं थी। जी। अग्नि, ये कितने और हैं जो हमने बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स में प्रोड्यूस किए और बहुत बहुत कारगर हैं ये सारे। कुछ जो हम ले रहे हैं उनसे, जो जेवलिन एक ऐसी कैटेगरी में आता है जिसके रेंज की तरफ से जो हमारे पास शायद नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा पूरा कर रहा है तो ले लो, ठीक है जी। लेकिन मिसाइल कर्नल सिरोही सर, जेवलिन जो मिसाइल है, सेम क्वेश्चन टू यू, जेवलिन जो मिसाइल है भारत के लिए अभी के टाइम में कितनी रेलेवेंट है, कितनी जरूरी है? देखिए जी, भारत के लिए क्या किसी के लिए भी जो है टैंक वॉरफेयर के लिए जेवलिन जो मिसाइल बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है और क्यों ये हमारे लिए सही मौके पे आई है? ये एक एंटी टैंक मिसाइल है जो कि मैन पोर्टेबल है, मतलब आदमी इसको कैरी कर सकता है। कैरी करने के बाद इसकी रेंज 4,500 किलोमीटर की है, मतलब 4.5 किलोमीटर तक ये करता है। इंफ्रारेड से गाइडेड है, तो जब लॉन्चर से इसको फायर किया जाएगा, और ये फायर एंड फॉरगेट है, इसका मतलब ये है कि आप टारगेट को लॉक करें, फायर करें और उसके बाद आप उसको फायर करके आप कवर ले ले, आप चले जाए जहां पे, ये टारगेट को ढूंढती हुई वहां पे पहुंचेगी और टारगेट को हिट करेगी। तो पहली चीज इसकी ये है कि ये मैन पोर्टेबल है। नंबर दूसरी, इसकी रेंज 4.5 किलोमीटर है। तीसरा ये है कि ये इंफ्रारेड से गाइडेंस है। और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझने वाली, और भट्ट साहब इसको अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि ये भी टैंकों से है, मैं भी टैंक से हूं, कि ये टॉप अटैक करती है। टॉप अटैक का मतलब है क्योंकि जो टैंक की आर्मर है वो सबसे ज्यादा होती है फ्रंटल आर्क में, सबसे ज्यादा आगे जो उसकी जो है वो आर्मर सबसे ज्यादा थिक होती है आगे वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में सबसे कम होती है। तो ये क्या करती है, ऊपर से अटैक करती है, जिससे टैंक को हिट होने के बाद टैंक का जो है, जिसको किल कहते हैं, किल का मतलब बिल्कुल खत्म हो जाता है, ना वो चल सकता है ना फायर कर सकता है। तो इसलिए भारत के लिए ये मिसाइल बहुत अच्छी है, और आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ अगर जब भी जंग होती है तो इसका इस्तेमाल बड़ा होगा और ये बड़ा कारगर साबित होगी। सर, एक सवाल जो डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ है, मैं चाहूंगा आप दोनों से मैं एक एक करके लूं। जिस तरीके से भारत ये ड्यूअल डिप्लोमेसी इस्तेमाल कर रहा है, रशिया पहले से हमारे साथ है और अब एक हाथ से हम यूएस से भी डील करते जा रहे हैं, और लगभग ट्रेड को अगर हम साइड में कर दें तो डिफेंस में दोनों तरफ से हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो ये आने वाले समय में बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना,
इनके खिलाफ जब भी कभी मोर्चा खुलेगा उसमें कितनी जरूरी जो डीलें हैं अभी हो रही हैं और कैसे ये उस टाइम में हमारे लिए कारगर साबित होंगी? पहले भट्ट साहब बोलेंगे। हाँ, नहीं, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका। और हमने अभी तक जो बड़ी चैलेंजिंग टाइम्स में हमने एक बैलेंस कायम रखा है, जी, जो हमको जो मुझे उम्मीद है जो हम कायम रखेंगे, इसको बढ़ाते रहेंगे। लेकिन हमें फिर भी बहुत आगाह होना चाहिए कि यूएस की कोशिश रहेगी, जब तक कम से कम ट्रंप पावर में है, इनकी कोशिश रहेगी कि किसी ना किसी तरह ये एडवांटेज लें हमारा। जी, उससे हमें बच के रहना चाहिए। बाकी ये जहां तक बांग्लादेश से डील करना है, और काफी पाकिस्तान बांग्लादेश में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। जी, तो यहाँ जब तक हम वो कॉरिडोर जो सिक्किम सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको ठीक से हम देख रहे हैं, तो ये हम संभाल लेंगे इनकी तरफ से जो भी। कर्नल सिरोही साहब, सेम क्वेश्चन टू यू कि भारत की जब आने वाले समय में मोर्चे खोलेंगे तब ये डिप्लोमेसी कितने काम में आने वाली है? एक तरफ यूएस साइड में है, साथ में है, दूसरी तरफ पहले से रशिया हमारे साथ है। देखिए, जो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा जो है पीछे जाना पड़ेगा। जब हमारा रशिया के साथ ये हुआ था, जब 1971 से पहले हमारा जो है जो एक एग्रीमेंट हुआ था, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, उस समय रशिया जो है सोवियत यूनियन था। रशिया जो है अमेरिका के मुकाबले का जो है सुपर पावर था। लेकिन आज रशिया जो है सुपर पावर नहीं रहा है। आप उसकी जो इकोनॉमी भी देखें, जीडीपी भी के हिसाब से देखें, तो मेरा ख्याल 9th या 11th है वो G7 में नहीं आता, वो G8 में का, वो G8 की आज कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि वो उसकी इकोनॉमी 9वें या 11वें नंबर पे है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो सोवियत यूनियन नहीं है जो 1971 में था, आज वो रशिया है। और रशिया आज ताकतवर उतना नहीं है जितना 71 में था। उसी तरीके से भारत को आप देखें, भारत उतना कमजोर नहीं है जो 71 में था। तो जितना भारत को रशिया की जरूरत है उतनी ही रशिया को भारत की जरूरत है। वो पूरा का पूरा इक्वेशन अब चेंज हो गई है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर अमेरिका को देखो, अमेरिका आज भी सुपर पावर है। अमेरिका जो आज भी नंबर 1 जो है वर्ल्ड में इकोनॉमी है, नंबर 1 उसकी जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है। तो भारत को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अमेरिका के साथ हमको अपने जो है ताल्लुकात हमेशा अच्छे रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहां की मार्केट बहुत बड़ी है। वहां की जो है उनकी जो यूरोप को मिला के उनकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो भारत को बड़ा ही संभल के चलना पड़ेगा। रशिया जो है ट्रस्टवर्दी है, अमेरिका ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये पक्की बात है। लेकिन अमेरिका को भी हम जो है साइड में नहीं कर सकते, और अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद थोड़ा इक्वेशन में फर्क आ गया है, नहीं तो जो बाइडेन के टाइम में जब क्वाड जो ठंडे बस्ते में पड़ा था, क्वाड को एक्टिवेट किया गया, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा उसका थ्रेट है तो उसका चाइना है, और कभी ना कभी ताइवान के ऊपर चाइना की और रशिया का, अमेरिका का कभी ना कभी जो है लड़ाई होने के चांसेस पूरे हैं। तो उस समय जो है अमेरिका को भारत की भी जरूरत होगी। तो डिप्लोमेसी हमारी नहीं कि हमको टाइट रोड डिप्लोमेसी में चलना है, हमको रशिया को भी हमारी जरूरत है, अमेरिका को भी हमारी जरूरत है। Basically it's a two-way deal. Well, we have Lieutenant Commander अविनाश कुमार ऑन बोर्ड। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी आपका वन इंडिया में। थैंक यू सिद्धार्थ जी। नेवी से जुड़े कुछ सवाल हैं। बड़ी डील हो रही है रशिया और इंडिया के बीच में, खासकर कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। ये क्या है सबमरीन, कैसे भारत की ताकत को बढ़ाएगी? देखिए, काफी टाइम से ये न्यूक्लियर सबमरीन की डील चल रही थी कि हम लीज पे ले पाए। लगभग 10 साल हो गए। एंड ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पे आए हैं और उसके साथ में ही ये डील भी क्रैक हुई है। तो काफी लंबे टाइम से इसके पीछे लोग मेहनत कर रहे थे और ये सैंक्शन हो गया है। सो नाउ अभी जब ये डील साइन हो चुकी है
लगभग $2 बिलियन के लिए में हम 10 साल के लिए ये सबमरीन अपने पास लेने वाले हैं। एक ही जी। ड्रॉबैक जो मुझे लगता है इसमें है कि हम इसको वॉर टाइम में यूज नहीं कर सकते, बट उसके अलावा इसके काफी सारे फायदे हैं। अगर आप जैसे? देखें, एक नई न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के लिए लगभग 12 से 14 बिलियन डॉलर के आसपास का खर्चा होता है, पर अभी हम बस $2 बिलियन में हम 10 साल के लिए इसको लीज कर पा रहे हैं। और इट इज अ स्ट्रेटेजिक फोर्स मल्टीप्लायर, आई वुड से। जैसे हम खुद भी, हमारे पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिगात। आईएनएस अरिदमन भी हमारा अभी कमीशन होने वाला है काफी जल्दी। कल ही हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने ये बात बताई। सो जैसे क्रू की जो ट्रेनिंग हमारी होती है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन की क्रू की ट्रेनिंग अभी हम कैसे कराते हैं, हमारे पास बहुत सारे सिमुलेटर्स होते हैं, बट जब हमारे पास एक ऐसा एसेट आ जाएगा, एक एक्चुअल न्यूक्लियर सबमरीन आ जाएगी इतने कम टाइम में, तो हमारी ट्रेनिंग बढ़ेगी। इसके अलावा जो हमारी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, जी। उनको हम यूज कर पाएंगे कोस्टल रीजन में, अपने ज्यादा सर्वेलेंस बढ़ेगा। और जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन हम रशिया से लेने वाले हैं, इसकी रेंज काफी ज्यादा है और हम इसको काफी दूर तक, चाइना, पाकिस्तान, बहुत जगह इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। सर्वेलेंस में हमारे बहुत काम आने वाला है ट्रेनिंग के साथ साथ। और इट इज अ वेरी बिग फोर्स मल्टीप्लायर, आई वुड से, एंड अ वेरी गुड डील व्हिच इज गोइंग टू हैपन। वेरी पॉजिटिव साइन। जी अविनाश, आप बांग्लादेश भी विजिट कर चुके हैं, इंडो पैसिफिक सी में भी आप डेप्यूटेटेड रहे हैं। क्या जब हम इसको वॉर में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जैसा कि आपने बताया, तो इसके बाकी के जो इस्तेमाल होंगे, बाकी के यूजेज होंगे, वो इंडिया के लिए फेवर में कैसे रहेंगे? और बाकी जो हमारी राइवलरी है जिन देशों से, अभी हाल ही में पाकिस्तान से हमारी झड़प हुई है जिसमें नेवी का एंट्री होते होते रह गया, साथ ही बांग्लादेश में भी रिजीम चेंज हो चुकी है, तो अब रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, लगभग हम कहें तो नेगेटिव ही ज्यादा है। तो ऐसे में इस सबमरीन का भारत इस्तेमाल कैसे कर सकता है? एक सबमरीन बनाने में 8 से 10 साल का समय लगता है, पर अभी हमें जो सबमरीन आएगी ये हमारे लिए इंस्टेंट कैपेबिलिटी बूस्ट है। और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आप हथियार ले सकते हैं पर हथियार पे ट्रेनिंग भी उतनी ही ज्यादा जरूरत होती है। जी। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म आएगा जिसपे हम अपनी क्रू की ट्रेनिंग करा सकते हैं, हाथ साफ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी चीज है, जब तक आपकी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं रहेगी, आप कितना भी अच्छा हथियार देते हैं हमारे जवानों को, वो इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है कि एक और लाइव ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म हमें मिला है। इसके अलावा सिंस ये हम लीज पे ले रहे हैं, तो हमें हो सकता है कि इसके ब्लूप्रिंट्स वगैरह ना मिले कि सबमरीन कैसे बनी, क्या है, हमें बस इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी शेयर ना हो। हाँ, बट जब हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है, जब एक इक्विपमेंट आ जाता है, तो ऑटोमेटिक हम काफी सारी चीजें सीखते हैं उससे। तो इट इज अ गुड टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, आई वुड से, विदाउट अ फॉर्मल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जी। दूसरी चीज है कि अब हमारे पास जब ये सबमरीन रहेगी तो हम काफी लॉन्ग रेंज तक हमारा सर्वेलेंस बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे पास 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, तीसरी हो जाएगी तो ज्यादा एरिया हम कवर कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, उन पे थोड़ा सा प्रेशर कम पड़ेगा, उनको हम फ्री कर पाएंगे लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस से, और हमारी कोस्टल सर्वेलेंस कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। और दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू एक्ट एज अ बिग डिटरेंस टू द एनिमीज के आसपास नहीं कोई आए हमारे। जी चौथा कह सकते हैं कि जी कंटिन्यू करिए। इसके अलावा कह सकते हैं कि सिंस इट इज अ प्योरली रशियन प्लेटफॉर्म और हमारे पास लीज पे आया है, तो इंडिया और रशिया का जो ट्यूनिंग है, मैं कहूंगा वॉर टाइम में या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, ये भी बेहतर होगी। जी अविनाश, एक और सवाल है मेरा आपसे। एक और ये सबमरीन का एक और फायदा है कि रशिया की बहुत सर्वे शिप्स जो कि ये मतलब बहुत ज्यादा स्पाई एक्टिविटी, एस्पिनाज एक्टिविटी इनकी बहुत चलती रहती है। तो जी, इट्स अ ग्रेट एडेड एसेट फॉर मॉनिटरिंग। जी डेफिनेटली। जी अविनाश, एक और सवाल है मेरा कि डील जैसे आज हो रही है, तो कितना वक्त लगता है एक सबमरीन को कमीशन होने में? कितने टाइम में भारत इसका इस्तेमाल करना शुरू कर पाएगा? देखिए,
हमारे पास इसको सबमरीन हमारे पास आने के बाद इसको फुली ऑपरेशन होने में काफी सारे फेजेस होते हैं, काफी सारे प्रोसेस होते हैं। हमारा क्रू जाएगा रशिया, उनकी बेसिक ट्रेनिंग होगी, उसके बाद वहां से लेके आएंगे। उसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमेटिक चीजें रहती है। सो हम कह सकते हैं कि लगभग 2 से 2.5 साल का समय कम से कम लगेगा आने में। और चूंकि ये सबमरीन काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी ज्यादा अच्छी इसकी टेक्नोलॉजी है, तो थोड़ा आगे हो सकता है। मुझे लगता है कि 2.5 से 3 दो साल से में ढाई ये साल definitely- 2 से 2.5 साल या बिल्कुल, हम 3 साल इसको- भी लग सकते हैं इसको आप ऑपरेशनल देख होने में। सकते, डेफिनेटली यस, तो इतना समय मिनिमम लगता है। तो अविनाश ने हमें बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए हैं सबमरीन के बारे में, जिसको लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन थी, उन्होंने दूर की। साथ ही हमारे साथ 2 और वरिष्ठ मेहमान हैं, कर्नल भट्ट और कर्नल सिरोही। सर, कई सारे सवाल यहाँ पर आ रहे हैं डिफेंस डील के साथ ही, कि किस तरह से इंडिया रशिया के साथ और ज़्यादा मजबूत करता जा रहा है। लेकिन जैसे हमारे फ्रांस से जो डील हुई थी, क्या इन सबका उन पर असर पड़ेगा आने वाले वक्त में? मेरे ख्याल ये फ्रांस से जो राफेल हम ले रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जी बहुत पीछे रह गया था ये। और उनको, इंडियन एयरफोर्स को क्रेडिट देना चाहिए कि इसके बावजूद जो कुछ करना है किया है उन्होंने। लेकिन जी ये ऐसी हालत होनी नहीं चाहिए। इतना फॉल शॉर्ट का 12, तकरीबन 12 स्क्वाड्रन चाहिए उनको, जी जो हमारे थ्रेट्स को मद्देनजर रखते, जितनी हमारी एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उससे हम बहुत फॉलिंग वेरी शॉर्ट ऑफ इट। जी तो अ, फ्रांस से जो आ रहा है वो ठीक है, आने दो। और रशिया से जो सुखोई मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, 5th जनरेशन है। उनके साथ हम एक और मेक इन इंडिया का भी महकमा शुरू होगा। जी कर्नल सिरोही साहब, आपसे भी यही सवाल है मेरा कि ट्रेड को लेकर जिस तरीके से अमेरिका दबाव बनाता जा रहा है और इधर हम रशिया के साथ कंटिन्यूसली अपना डिफेंस डील एक के बाद एक क्रैक करते जा रहे हैं, क्या इन सब के बीच हमें फ्रांस से और क्या क्या इक्विपमेंट्स लेने की जरूरत पड़ेगी आने वाले वक्त में? क्योंकि हमारे लिए क्रूशियल होता जा रहा है। पहले 2.5 फ्रंट खुला हुआ था, पाकिस्तान, चाइना और आधा फ्रंट इंडिया के अंदर। अब बांग्लादेश भी धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, तो ऐसे में हमें और कितने डिफेंस पार्टनर चाहिए रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि भारत जो है किसी के साथ मिलिट्री अलायंस में नहीं है कि हमको वहीं से खरीदना है। जहां पे भी डील अच्छी होगी, फ्रांस अगर हमको अच्छी डील देगा तो हम फ्रांस से खरीदेंगे, अमेरिका देगा तो अमेरिका। तो ये ऑप्शन हमारे पास है और ये हर कस्टमर के पास होता है। जिसके पास पैसे होते हैं वो डिसाइड करता है कि उसको कहां से खरीदना है। जो रिक्वायरमेंट हमारी, या अगर राफेल हमने खरीदा तो हमको ये पता था कि हमको जो उस समय जो बेस्ट डील मिल रही थी वो राफेल जाल से मिल रही थी, तो हमने फ्रांस से ले लिया। उसके बाद अगर हमको F-57 पसंद आता है और F-57 की डील अच्छी होती है जो कि भारत के हित में है, जो देश के हित में, तो हम वहां, तो हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमको रशिया से ही लेना है या अमेरिका से लेना। हम अमेरिका के साथ भी डिफेंस डील करते हैं, हम रशिया के साथ भी डिफेंस डील करते हैं, हम इजराइल के साथ भी करते हैं, हम फ्रांस के साथ भी कर सकते हैं, हम यूके के। तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं और हम जहां से हमको बेस्ट डील और बेस्ट इक्विपमेंट मिलेगा हम वहां से जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि फ्रांस से हमको सबमरीन मिलनी थी, राफेल हम ले रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, जो मैरीटाइम के लिए। तो ये चीजें ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमको अगर हम यहां से लेंगे तो वहां से नहीं लेंगे। जहां से हमको बेस्ट डील मिलेगी हम वहां से लेंगे, और लेना भी ऐसे ही चाहिए क्योंकि पैसा हमारे पास, परचेजिंग पावर हमारे पास है। हम डिक्टेट करेंगे हम कहां से लेंगे, देने वाला डिक्टेट नहीं करेगा कि आप हमसे लो। ऐसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे पीछे पड़े हुए जनवरी से कि आप F-35 ले लो, लेकिन हम नहीं लेंगे F-35 क्योंकि हमको सूट नहीं करता F-35। सर, F-35 के सूट ना करने के कारण क्या है? टेक्नोलॉजी नहीं शेयर कर रहे इस वजह से, या फिर उसके इस्तेमाल पर पाबंदियां रहेंगी? नंबर 1, पहली चीज तो अगर आप देखें कॉस्ट फैक्टर F-35 का बहुत ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2 जो है उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। नंबर 3 जो है टेक्नोलॉजी वो नहीं देगा हमको। नंबर 4 है कल हमको स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है तो अमेरिका कह सकता है कि हम आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे।
पांचवा, वो ये भी कह सकता है कि हम आपको F-35 देंगे, लेकिन आप पाकिस्तान के खिलाफ यूज नहीं करिए, चाइना के खिलाफ करिए। तो जी। जो अमेरिकन हैं वो कोई भी चीज करते हैं, और ये कोई गारंटी नहीं यार, डोनाल्ड ट्रंप साहब हमको F-35 दे रहे हैं और कल जो है कोई और साहब आ जाते हैं वहां के प्रेसिडेंट, वो कहते हैं नहीं जी हम अब आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे। तो इसलिए कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन उसके बाद अगर आप ये देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कि ना तो हमको ये प्रॉब्लम रशिया के साथ कभी आई है, ना आएगी, और ना फ्रांस के साथ आएगी। जी। रशिया हमको टेक्नोलॉजी भी देगा, मेंटेनेंस भी देगा, और उसके बाद हमको सस्ता भी पड़ेगा। तो इसलिए चीजें हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए मेरा ये मानना है, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं कि F-35 इज मोस्ट एडवांस एंड वेरी इफेक्टिव एयरक्राफ्ट एज कंपेयर टू F-57। लेकिन हमको और अगर बाकी चीजें ध्यान में रखनी है तो आई थिंक वी शुड नॉट गो फॉर F-35, वी शुड गो फॉर S-57 और एनी अदर एयरक्राफ्ट विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। जी सर, एक और चीज है कि इन सारी डील्स पर वेस्टर्न की तरफ से भी प्रेशर रहता ही है। वो हमेशा चाहता है कि भारत एक कमजोर पोजीशन में रहे, भारत की रशिया के साथ डिफेंस डील ना हो, जैसा कि S-400 के टाइम पर हुआ था। 2018 में जब भारत को रशिया S-400 देने वाला था तब भी यूएस के पेट में दर्द हुआ था। अभी इतनी बड़ी तादाद में डील हो रही है, क्या अभी सैंक्शन लगाने की स्थिति में नहीं होगा, या अभी प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं करेगा वेस्टर्न? देखिए, वेस्टर्न में अगर आप कह रहे हैं तो वेस्ट की तो आप छोड़ दीजिए, सिर्फ एक अमेरिका है। बाकी जो कंट्रीज आप देखिए, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, इन तीनों के एम्बेसडर ने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें पुतिन साहब की खूब बुराई की थी उनके भारत आने से पहले। उसका भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अमेरिका का भारत के ऊपर जरूर फर्क पड़ता है। पर मैं आपको ये बताऊं, इंडियन न्यूज़पेपर में ही वो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था वो जी। तो 2018 में देखिए, S-400 तुर्की ने खरीदा रशिया से, चाइना ने खरीदा रशिया से, इंडिया ने खरीदा रशिया, तीनों ने खरा। अमेरिका ने रशिया के चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाए ये खरीदने के लिए, तुर्की के ऊपर सैंक्शन लगाए, इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है एक तरह के जो है वो बुली हैं, तो इसलिए उनकी घर, अदरवाइज यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडेन टाइम तक हमारे साथ बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात थे। जो अमेरिका को पता है कि अगर इंडो पैसिफिक में अगर कोई देश चाइना को काउंटर कर सकता है तो वो भारत कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए भारत को कॉड का भी बनाया गया। सॉरी। तो मेरा ये मानना है कि ये जो अमेरिका कोशिश करेगा, लेकिन उसमें अमेरिका जितना भारत पिछले 6 महीने में अमेरिका ने देख लिया कि भारत घुटनों पे टिकने वाला नहीं है। बाकी देश जितने थे वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आगे वहां व्हाइट हाउस में जाके जी हजूरी करके वापस आ गए, तो उनके सारे टैरिफ खत्म कर दिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब 50 दफे ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने लड़ाई बंद कराई, और भारत ने 50 दफे ही इस बात का खंडन किया। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस बात से नाराज है और वो भारत को पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रशिया से ऑयल लेना, उसके जो लिए जो 25% लगाए, ये तो एक बहाना है। उससे ज्यादा तो चाइना खरीदता है, चाइना के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगे। यूरोपियन कंट्रीज खरीद रही है, उनके ऊपर सैंक्शन। तो ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब की ईगो का मामला है। अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझ में आ रहा है कि देश चलाने के लिए पर्सनल ईगो को अगर आप लाओगे तो आप अमेरिका को उतना ही आइसोलेट करोगे जिस तरीके से G20 में आइसोलेट हुए अमेरिका, SCO में समिट में आइसोलेट हुआ, और ब्रिक्स में आइसोलेट हुआ। तो अब धीरे धीरे अमेरिका को, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इनके डील होने के बाद कोई भारत के ऊपर कोई ज्यादा एक्शन लेगा, क्योंकि जितना वो एक्शन लेगा भारत घुटना टेकने वाला नहीं है। जी, चाइना के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन चाइना ने उनको उल्टा बुली किया, रिवर्स उनो हो गया इस मामले में ट्रंप के साथ। खैर, आप दोनों वरिष्ठ महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल सिरोही और कर्नल भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन वंडरफुल इनसाइट्स के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों की बहुत सारी आशंकाओं को दूर करने के लिए। अविनाश जी, आपसे एक सवाल मेरा और है। बांग्लादेश में आप रहे हैं, अभी जो हमारे बांग्लादेश के साथ जिस तरीके की तल्खियां बढ़ रही हैं, क्या जब तक रिजीम चेंज नहीं होगी इसका कोई सॉल्यूशन रहेगा?
देखिए, जो मिलिट्री टाइज की बात है, जहां तक मैं बात करूंगा इंडियन नेवी के साथ, तो काफी टाइम से जॉइंट एक्सरसाइजेस हुई हैं हमारी और चलती रही हैं। अभी थोड़ा उस पे पॉज लगा है। और मिलिट्री एक्सरसाइजेज रीजन थे कि मैं वहाँ पे गया, मुझे 2 बार जाने का मौका मिला वहाँ पे। और काफी जॉइंट एक्सरसाइज हमारी होती थी। बट जहाँ तक कहा जाए कि गवर्नमेंट का कैसा अभी इसमें रोल रहने वाला है, तो अभी इसके लिए मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा। जी। अ, अविनाश, एक चीज और है, सबमरीन को लेकर भी बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, लेकिन इसमें से ऐसी क्या है जो इंटरेस्टिंग जानकारी हो सकती है हमारे दर्शकों के लिए? वेल, अभी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें अभी बाहर आई नहीं है। जब तक सबमरीन हमारे पास आती नहीं है तब तक हम बता नहीं सकते। बट डेफिनेटली इट इज अ वेरी बिग बूस्ट फॉर इंडियन मिलिट्री पावर। आप जी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी तक आप 2 डायरेक्शन में देख रहे थे दूर तक, अभी आप 3 डायरेक्शन में आप देख जी सकते हैं। और अविनाश, मैं it's an थोड़ा सा extra आपको item। आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। अरविंद सिंह तेजावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया के साथ। सर, दोनों हाथ में लड्डू है भारत के इस वक्त। 2 हफ्ते पहले हमने यूएस से बड़ी डिफेंस डील क्रैक की है, जिसमें हमने जेवलिन मिसाइल हासिल की है, और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में हैं और बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। मीडिया चैनल भी अपना भारत में लॉन्च कर रहे हैं, आरटी टाइम्स, रशियन टाइम्स, और बहुत सारे पैकेजेस भारत के लिए लेकर आए हैं। बहुत सारे ऑफर हैं, भारत भी रिटर्न में बहुत सारे ऑफर उनको देने वाला है। दोनों हाथ में लड्डू हैं, दोनों साइड में डिप्लोमेसी चल रही है। भारत इस स्ट्रांग पोजीशन में है कि पहली बार रूस और यूएस दोनों को संभाले हुए है। कभी लगा था कि इस तरह की तस्वीर आएगी सामने? दरअसल राह थोड़ी सी कठिन है आगे की। जी। जितना आसान है वैसा है नहीं, क्योंकि भारत को तलवार की धार पर चलना है। और ये तो मानना पड़ेगा कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो आज भी एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर चाइनीज या रशियन इकोनॉमी का साइज देखें तो यूनाइटेड स्टेट का जो साइज है वो ऑलमोस्ट डबल है। तो जी। भारत के लिए अमेरिका की इंपोर्टेंस किसी भी हद तक कम नहीं हुई है। और मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब मोदी साहब एससीओ की मीटिंग में गए थे बेसिक, और लौटने के बाद में जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, तो एससीओ में जो हमने झुकाव दिखाया था चीन की तरफ और रूस की तरफ, तो ब्रिक्स मीटिंग में उसके ठीक करने की कोशिश की है। पर यह अनडाउटेड चीज है कि रूस और भारत की जो दोस्ती है वह दरअसल बाकी देशों के इंटरेस्ट, जिसको हम ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहते हैं, वो वाली है। पर यहाँ एक और चीज हमें ध्यान देनी है कि ज्यादातर जो मीडिया हाउसेस हैं या जो खासकर जो मीडिया है वो एक चीज बता रही है कि भारत और रूस की जो रक्षा जो जरूरतें हैं वो एक दूसरे के लिए काफी महत्वपूर्ण है। या कि हम खासकर पेट्रोलियम या हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है हम उस पर बात करते हैं, पर इससे काफी ज्यादा जरूरी है जिसका जिक्र अभी आपने किया था कि दरअसल हमें हमारी इकोनॉमी को या हमारे जो डेवलपमेंट के जो रास्ते को तेज करने के लिए हमें रूस की जरूरत है। हम दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है, हम एक दूसरे के कंपटीटर नहीं है। और ये है, मैं अभी के वक्त में अगर ठीक से अगर हम उसका विश्लेषण करें तो 8 से 10 लाख स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबरर्स वो रूस में जाने की स्थिति में है। रूस उसको खपा सकता है, इससे जो रशियन इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलेगा। और भारत में जो विशाल जनसंख्या की जो बेरोजगारी की जो समस्या है उससे एक हद तक हमें निजात मिलेगा। तो जी। केवल इतना कम ही नहीं है, इसके अलावा भी काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे जो जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो काफी हार्डवर्क कर रहे हैं, और जो गोल्स हैं वो डेफिनेटली हम अचीव करेंगे। भारत एक उभरती ताकत है और उसके लिए भारत तैयार है। अरविंद जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले हमें अविनाश जी को थैंक यू कहना पड़ेगा उनके वंडरफुल इनसाइट्स के लिए। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के बारे में जो भी जानकारी उन्होंने दी बहुत ही वैल्यूएबल थी हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सिद्धार्थ, इट वाज अ गुड प्लेजर फॉर मी। थैंक यू। अरविंद जी, एक चीज और है, आपने कहा है कि राह बहुत मुश्किल होने वाली है भारत के लिए, तो किस तरह से ये मुश्किल आ सकती है आने वाले समय में?
मुश्किल होने वाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत चैलेंज या चुनौतियां स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भारत इसके लिए तैयार है। जी। और जो चुनौतियां हैं वह ही तो मजेदार होती है, और वही चुनौतियां भारत को एक बड़ा और महान देश साबित करेगी। चुनौतियां क्या है, मैं आपको बताता हूं। दरअसल हम पूरी तरीके से रूस पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा जो व्यापार है वो हमारा यूनाइटेड स्टेट के साथ होता है और यूरोपियन यूनियन के साथ होता है। ऑलमोस्ट हमारे, अगर यूरोपियन यूनियन को हम सम्मिलित रूप से शामिल कर लें, तो एक चौथाई व्यापार हम पूरा या उससे कहीं अधिक हम अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से करते हैं। दोनों ही जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनको एक साथ लाना इसलिए जरूरी है कि जो यूरोपियन यूनियन की जो विदेश नीति है वो अमेरिका से गाइडेड होती है। वो भारत की तरह जो एक हम जो कहते हैं जो स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी जो भारत के पास है, जो कूटनीतिक स्वतंत्रता जो भारत के पास है, वह यूरोपियन यूनियन के पास नहीं है। अगर जो हम जैसा पुतिन के लिए पलक पावड़े बिछा रहे हैं या हम हमारे इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, अगर वही यूरोपियन यूनियन ने किया होता तो अमेरिका को वहां पे, अमेरिका के यहाँ जाने लायक नहीं रहते। पर यह भारत की जो विदेश नीति है उसकी सफलता है कि इतना करने के बावजूद अमेरिका हमें सहन करेगा और उसे करना पड़ेगा। तो यह है। और हमारे लिए चुनौती इसलिए भी है कि हम वेस्टर्न जो फोर्सेस हैं, वो वेस्टर्न जो ताकतें हैं, उनको हम एक तरफ करके रूस के साथ नहीं बढ़ सकते हैं। पर एक जो हमें काफी पॉजिटिव चीज है जो देखने को मिली है, खासकर जो हमारा व्यापार हमने आपस में तय किया है कि रूबल और रुपए में होगा, वो भी आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे समीकरण बदलने वाला होगा। और वो बाकी कंट्रीज के लिए, जो खासकर ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जो G20 कंट्रीज हैं, वो एक तरीके से उनके लिए इंस्पिरेशन होगी। और हमने अमेरिका को बता दिया है कि अगर वह भारत को सबॉर्डिनेट रखना चाहता है अपनी दोस्ती में, तो भारत को ये मंजूर नहीं है। बराबरी के आधार पर, बराबरी के हितों के आधार पर आप अगर हमें स्वीकार करेंगे तो हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। ओवर टू यू। जी। अरविंद जी, एक चीज और है कि रशिया से 2010 से 13 तक हमने 72% तक डिफेंस डील्स की थी और अब ये 36% पर आ गया है। दूसरे पार्टनर्स हमें मिले हैं, लेकिन जिस तरीके से रशिया हमारे साथ टेक्नोलॉजी से लेकर बिना किसी पाबंदी के सारी चीजें हमको दे देता है, क्या हमारे बाकी के जो डिफेंस पार्टनर्स हैं, चाहे वो फ्रांस हो, इजराइल हो या फिर अमेरिका हो, क्या ये उतनी आज़ादी भारत को देंगे कि आप हमसे कोई भी सामान लें तो उसकी हम आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे, उसका हम आपको कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे कि आप किसी के खिलाफ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है आने वाले वक्त में? ऐसा संभव हो सकता है अगर हम अरे कूटनीतिक के बहुत ज्यादा मेहनत करें, पर यह उतना आसान नहीं है जितना कि रूस के साथ है। क्योंकि अगर जहां तक टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण की बात है, या तो हम जानते हैं कि तेजस के जो सारे इंजन है वो हमें अमेरिका से ही मिल रहे हैं। जो रडार सिस्टम है उसमें इसराइल का काफी बड़ा सपोर्ट मिलता है। अर्जुन टैंक का जो है इंजन है वो हमें जर्मनी से मिल रहा है। तो वहां से ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हमें रूस से ही सब कुछ मिल रहा है और जो पश्चिमी ताकतों ने हमें मदद नहीं की है। पर जो तकनीकी का जिस तहे दिल से जो हस्तांतरण जो रूस करता है, वैसा जी। कोई और देश नहीं कर सकता। और इसके पीछे अगर हम छुपे जबान में बोले तो हम कहेंगे कि इसके पीछे रूस की कहीं ना कहीं मजबूरी भी है। एक आप देखेंगे कि लंबे समय तक इंडिया ने हथियार रूस से खरीदे हैं और रूस को फंड किया, जहां से उसका डेवलपमेंट हुआ, उसकी ग्रोथ हुई, खासकर सोवियत संघ के जमाने में। अगर भारत इतनी बड़ी मात्रा में हथियार अगर वेस्ट से खरीद रहा होता तो रूस को काफी आर्थिक नुकसान हुआ होता। तो इस जी। चीज को समझना होगा और भारत इस चीज को समझता भी है। भारत इसका फायदा भी उठाना जानता है और वो वही कर रहा है। पर हमें ऐसी डील चाहिए जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल के मामले में हुई थी, कि जिसमें पूरी तरीके से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू हुआ और एक तरीके से कहना चाहिए कि वो जो प्रोजेक्ट था वो पूरी तरीके से दोनों का साझा प्रोजेक्ट था। ऐसे हमें फाइटर प्लेन के मामले में भी, जो खासकर जो सुखोई का जो अपग्रेडेड वर्जन है, या जो Su-57। राइट, Su-57, जो हम जो अपग्रेडेड वर्जन है, जो खासकर जो स्टील जो फाइटर प्लेन्स है, हमें उनकी जो जरूरत है, वह रूस हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए या एक तरीके से तकनीकी तौर पर पूरी तरीके से हमारी मदद करे, तो वो हमारे लिए, खासकर हमारी जो सिक्योरिटी और उसके जो सिक्योरिटी को लेकर जो हमारी इंडिपेंडेंस है, उसमें काफी इजाफा होगा।
रूस जी और यूक्रेन के वॉर में काफी लोग मारे गए हैं, खासकर यंग जनरेशन मारी गई है। वहां कामगारों की संख्या बहुत कम है। भारत के लोगों को रूस अपने यहाँ बुलाता है, ये बहुत अच्छी बात है। पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जितनी भी जो कम्युनिस्ट स्टाइल की जो सरकारें रही है और कम्युनिस्ट अवशेष अभी भी रूस में बचे हुए हैं, वो आम तौर पे बाहर के लोगों को अपने यहाँ पे वेलकम नहीं करती है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनकी अर्थव्यवस्था को थोड़ा नुकसान हो सकता है। इस डाउट को खत्म करना है, और उस डाउट को खत्म करना ही तो डिप्लोमेसी की विजय होगी, जी सिद्धार्थ जी। और यही जो हार्डवर्क है वो हमारे यहाँ के डिप्लोमेट्स को, हमारे यहाँ के अर्थशास्त्रियों को करना होगा, जी सिद्धार्थ जी। जी सर, एक सवाल और है कि जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक भारत ने कैसे अपने इतने बड़े मार्केट को एक तरह से एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर अपनी पोजीशन को और ज़्यादा मजबूत किया है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, काफ़ी मजबूत किया है। साथ ही ये चीज़ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पोजीशन इतनी मजबूत कैसे हो चली कि उसका नतीजा आज की डेट में ये है कि हम अमेरिका से भी डिफेंस में अच्छा डील कर रहे हैं, हम जर्मनी से भी कर रहे हैं, हम फ्रांस से भी कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम रशिया से भी कर रहे हैं। क्या इसकी वजह सिर्फ एक बड़ा मार्केट है या फिर डिप्लोमेसी को भी इसमें क्रेडिट जा सकता है? डिप्लोमेसी को तो क्रेडिट जाना ही चाहिए, क्योंकि भारत ने जिस विदेश नीति के लिए इतना सेक्रीफाइस किया, भारत दोनों ही जो नॉन अलाइनमेंट वाली जो डिप्लोमेसी जो नेहरूवियन इरा से जो शुरू हुई थी, तो हमें बहुत नुकसान भी हुए हैं। इसका नुकसान ये हुआ कि हमारे लोग लगातार पूरी दुनिया में जाते रहे। हम 62 पैरेलल पे गए, वहां पे कोरिया, दोनों कोरिया के बीच में हमने शांति स्थापित की। हमारा कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा हमारे हाथ से चला गया, पर क्योंकि हम किसी के भी हिस्से में नहीं थे, किसी के भी साथ हम एलाई नहीं थे, इसलिए हमारी किसी ने मदद नहीं की। पर उसके बावजूद इस विदेश नीति ने काफी सफलताएं अर्जित की, और मुझे लगता है कि ये एक मजबूत भारत की डिप्लोमेसी हो सकती थी। तो उस विदेश नीति को जो हमने सेक्रीफाइस किया है, उसको कैश करने का जो वक्त है वो अभी आ रहा है। और यही है कि देखिए, जब यूक्रेन युद्ध के लिए जब ट्रंप साहब हमें जिम्मेदार ठहरा रहे थे और कह रहे थे कि ये जो यूक्रेन वॉर को फंड जो है वो इंडिया कर रहा है, जी ऐसे में खुद जो यूक्रेन के जो कंट्री हेड है जेलेंस्की साहब, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। यूरोप को अपने खुद के गिरेबान में झांकना होगा और ये देखना होगा कि भारत फंड नहीं कर रहा है, भारत के अपने रिश्ते हैं रूस के साथ में, और अगर कुछ करना है तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को वहां से बंद करना पड़ेगा। मोदी साहब ने जेलेंस्की साहब से बातचीत की, उनसे उनके बाद बातचीत लगातार होती रहती है। हमने रूस को भी कहा कि ये युद्ध का दौर नहीं है, और ये सब चीजें कहने के बावजूद रूस को ये सब स्वीकार्य है, चीन तक को भी भारत की स्वीकार्यता है। पर दिक्कत खाली डोनाल्ड ट्रंप साहब को है, जो बाइडेन साहब तक को भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो भारत को अपने आप को साबित करना होगा, और हमें ये बताना होगा कि हमें सुनने की जरूरत है इस दुनिया को, और हमें सुनना ही इस विश्व के हित में है। जी सिद्धार्थ। अरविंद जी, एक और चीज है कि जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब भारत बहुत बड़ी तादाद में रूस से तेल ले रहा था, बहुत बड़ी तादाद में था, और जिसका यूएस ने बहुत ज़्यादा मुद्दा बनाया, ऑब्जेक्शन भी क्रिएट किया, और नतीजा ये हुआ कि उस तेल खरीदी में बहुत बड़ी तादाद में अब इस महीने तक कमी आ चुकी है, अच्छी खासी। क्या ये भारत की मजबूरी कही जाएगी या फिर डिप्लोमेसी है कि भारत एक तरीके से यूएस को साधने के लिए तेल खरीदी कम कर रहा है पर डिफेंस डील भी कर रहा है? और क्या पुतिन इस बात को समझते हैं कि भारत जो तेल खरीदी भले ही कम कर रहा हो लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ कंटिन्यूअसली बना हुआ है? सिद्धार्थ जी, आप जो कह रहे हैं मूलतः वेस्टर्न मीडिया में भी ऐसी ही आवाजें और सोच आ रही है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम मान लो जो डिप्लोमेट्स थे या जो अभी इस समय जो पूरा सब कुछ प्लान कर रहे हैं, उनसे जब हम ओपिनियन लेते हैं, पर्सनल ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन नहीं, तो उस समय हम ये देखते हैं कि भारत एक खास स्ट्रेटजी के तहत कर रहा है। देखिए, तेल जो है वो हम बहुत लंबे समय तक डिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे रूस पे, क्योंकि जैसे ही ये वॉर खत्म होगा तो तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएगी, और रूस हमें जितना सस्ता तेल अब दे रहा है मजबूरी में, वैसा आगे आने वाले समय में देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें तमाम चीजें देखनी होगी। तो भारत ने क्या किया कि तेल को खरीदना एकदम अचानक से कम कर दिया, ताकि रूस को ये समझा सके कि खाली
रूस जो है भारत से पैसा कमाने का खाली तेल ही तरीका नहीं है। आप जी हमें अच्छी डिफेंस डील दीजिए, हम आप हमें तकनीकी का हस्तांतरण करिए, हमारी जो एयरफोर्स स्टार्विंग, जो भूख ही मर रही है वो फाइटर जेट्स के लिए, उसके लिए आप हमारी मदद करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि तेल तो कोई बहुत लंबे समय तक चलने वाला मामला नहीं है। तो जी इसके पीछे हमारे जो खासकर जो लोग हैं वो काफी संजीदगी से और काफी बुद्धिमत्तापूर्ण सोच रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया का काम है हमें ब्लेम करना, और हम उसके ओपिनियन को एक जी। तरफ रखते हैं। लेकिन तेल खरीदी भले ही हमने वहां से कम की हो, एलपीजी भी हमने अमेरिका से खरीदी है 2.2 मीट्रिक टन। तो ऐसे में मतलब इधर से खरीदना बंद करना, फिर उधर से लेना शुरू करना, या उधर से खरीदना बंद करना, इधर से लेना शुरू करना, क्या इन सब का असर हमारे विदेश नीति या फिर रिश्तों पर नहीं पड़ेगा, जो एक लंबे अरसे से भारत और रूस के बीच चले आ रहे हैं? पढ़ना ही नहीं चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि पहली बात तो जो तेल खरीदने वाली कंपनियां हैं भारत में, सरकारी कंपनियां तो सब कुछ तेल थोड़ी ना खरीद रही है। बहुत सारी प्राइवेट पार्टनर्स है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी तेल खरीद रही है। तो किसी भी देश को ये नहीं बताना चाहिए कि उनके उद्योगपतियों को क्या करना चाहिए, और भारत सरकार को भी उन्हें नहीं बताना चाहिए। वो जी बिजनेस कैसे करते हैं, करना चाहिए, उनको अच्छे से पता है। हाँ, सरकार जो है उनकी मदद के लिए हर जगह तैयार है। कोई देश उनको धोखा ना दे दे, कि कहीं कमजोरी का फायदा ना उठा ले, तो सरकार उनके पीछे है। तो अमेरिका सस्ता तेल दे दे, हम अमेरिका से खरीद लेंगे, मार्केट है ना। तो आप जी सस्ता दीजिए। आप ये चाहते हैं भारत भारत की जो गरीब जनता है वो भूखी मरती रहे और महंगे दामों पे आपसे तेल खरीदे और रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। बदले में आप क्या कर रहे हैं? बदले में आप हमें प्रतिबंध लगा रहे हैं। हम जब परमाणु परीक्षण अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं तब आप प्रतिबंध लगाएंगे। जब 72 का वॉर आएगा तो आप सातवां जहाजी बेड़ा भेज देंगे। ये ऐसा तो नहीं चलेगा ना। जी आखिर में दुनिया और भारत मूर्ख तो नहीं है ना। भारत जी को पता है उसका हित कहाँ है। जी जी 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रूस की यात्रा पर गए थे। उनके साथ में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी भी थे, जब उनकी पहली बार व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई थी। और आज ये रिश्ते इतने गर्मजोशी से चल रहे हैं। क्या आने वाले समय में भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो चुनौती भरे हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से ट्रेड डील हो रही है, या फिर कहूंगा डिफेंस डील हो रही है, जिस तरीके से हम एक गुटनिरपेक्ष तो मैं नहीं कहूंगा इसे, लेकिन एक तरीके से हम बहुत सारे अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, तो क्या रूस में उसको उतनी ही तवज्जो आने वाले टाइम में दी जा पाएगी, या फिर हमारे हमारे जो रिश्तेदार हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तेदार, उनको भी हमें जगह देनी पड़ेगी जिसमें एक मार्जिन घटेगा रूस का? देखिए, रूस की ताकत कम हुई है, पर हम सम्मिलित रूप से इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। और चीन को काउंटर करने के लिए हमेशा हमें रूस की जरूरत होगी, और मूलतः चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए ही इस विजिट का भी काफी महत्व है। क्योंकि आप एससीओ में देखिए, एससीओ में कौन ले गया था हमें? रूस ले गया था। जी ब्रिक्स में कौन ले गया था? रूस ले गया था। तो रूस भारत को हर जगह चाहता है। कारण यह कि वह चीन के प्रभुत्वशाली जो जितने भी संगठन है उसमें उसका छोटा भाई रह के रूस काम नहीं करना चाहता। और यह जो है वह भारत जो मित्र देश है वही रूस की ताकत को बढ़ा सकता है। तो एक तरीके से जो अंतरराष्ट्रीय संतुलन है, खासकर उस खेमे में भी और इस खेमे में भी, उसको संतुलित करने के लिए रूस को भारत की हमेशा जरूरत होगी, और बदले में भारत को भी उसकी जरूरत होगी। क्योंकि अमेरिका तो कभी वीजा सैंक्शन लगा देता है, कभी कुछ कर लेता है, तो अमेरिका तो विश्वसनीय है ही नहीं। और अमेरिका में खासकर जो बाइडेन साहब के टाइम तक तो ठीक था, हमें भारत को स्वीकार्यता मिल रही थी और रूस और भारत के रिश्ते को भी स्वीकार्यता मिल रही थी, अमेरिका में भी और पश्चिमी दुनिया में भी। पर बाद में ट्रंप साहब ने और उनके सलाहकारों में तो अलग ही पूरा कर दिया। पीटर नवारो साहब जो है, उनका बयान तो आप जानते ही है, वो जी कितना जी जी इंसल्टिंग बयान था। तो ये बहुत सब ही कुछ ज्यादा। ठीक नहीं मुझे लगता है। जी जी एक सवाल और है मेरा कि एक लंबे अरसे से हमारा एक काम पेंडिंग है यूएन में, जिसमें हम वहां पर परमानेंट मेंबरशिप के लिए लंबे अरसे से हाथ आजमा रहे हैं, जिसमें चाइना अक्सर वीटो पावर के जरिए रोड़ा अड़ा देता है। क्या रूस वो चाबी है जिससे वो रास्ता खुल पाएगा? अब देखिए, प्रणब मुखर्जी साहब जब भारत के विदेश मंत्री थे, या खासकर मनमोहन सिंह साहब का
रिजिम था, तब तक भारत कहता रहा है कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता दे दो दे दो। अब भारत तो बात नहीं कह रहा है। अब जयशंकर साहब के टाइम अलग मामला है, वो ये कह रहे हैं कि हम एक व्यवस्थित संगठन चाहते हैं जहां दुनिया के देशों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो मिले। भारत खाली अपनी ही बात नहीं कर रहा है, भारत कह जी। रहा है अफ्रीकी कंट्रियों को, अफ्रीकी देशों को भी आप दीजिए उसमें। तो भारत का जो पहले जो एक तरीके से जिसको बोलना चाहिए विधवा विलाप जो था वह खत्म हो चुका है, और भारत ने अपना एकदम पूरा एकदम साफ साफ रखा है। और भारत को इसकी परवाह करनी नहीं चाहिए। मूलतः इसका कारण यह है कि आप चाहे कितना भी करें, आपको ललचाते रहें और आपके जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही वंडरफुल इंसाइट्स आपने हमारे दर्शकों को दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शानदार जानकारी के लिए। तो ये डील नहीं है खाली, ये एक रिश्तों का समागम है। भारत और रूस के बीच की गर्मजोशी है जो आज दिन भर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगी। इसके बारे में जो भी अपडेट होंगे, जो भी डील्स होती हैं, जो भी छोटी से छोटी इस डील की बारीकियां होंगी, आपको आसान भाषा में मैं और हमारे गेस्ट आपको आज पूरे दिन समझाएंगे। आपके जो भी सवाल हो हमें कमेंट में जरूर पूछें, हम आपके नाम के साथ उन्हें लेने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।